हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 1 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं कंसेप्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे। एक तो बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं हमें इनकम के, कि इनकम पे टैक्स तो जब लगाएंगे ना जब पता होगा इनकम के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम पता करेंगे इनकम के सोर्सेज और फिर बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में, जहां हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर से इनकम पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है। तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहले समझते हैं बेसिक कंसेप्ट्स को। इनकम डेफिनेशन एंड टाइप। तो इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम की डेफिनेशन सबको पता होगी कि भाई हम जो मॉनेटरी गेन करते हैं अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज के बदले से, हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। हम सब लोग अलग तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग कोई प्रोफेशन फॉलो करते हैं, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में है, तो कुछ लोग इंडस्ट्रीज के अंदर हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं इनकम जनरेट करने के। तो इनकम का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी बेनिफिट अपने गुड्स के लिए और अपनी सर्विसेज के लिए। ठीक है, और हम इसके टाइप्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके हमारे पास ये 7 टाइप हैं जहां से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। पहला टाइप क्या आता है, सैलरी एंड वेजेस। अगर कोई पर्सन प्रोफेशनली कोई काम कर रहा है या फिर कहीं पे एम्प्लॉई है तो उसे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है उसके बदले, है ना। हर मंथ एंड के बाद उसे सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वेजेस की, तो कुछ लोग दिहाड़ी मजदूर भी होते हैं, है ना। जब वो काम करते हैं तभी उन्हें पेमेंट मिलती है। अगर वो पूरा दिन काम करेंगे उन्हें क्या मिल जाएगी, पेमेंट मिल जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, वेजेस। तो ये तो हो गया पहला टाइप, सैलरी एंड वेजेस का। दूसरा क्या होता है, बिजनेस प्रॉफिट्स। बहुत से लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं तो वहां से भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अलग तरह के बिजनेसेस हैं वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रॉफिट्स। वो भी क्या होता है, एक इनकम का सोर्स ही माना जाता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की। जब भी हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल एफडी में करवा दिया हमने, एफडी क्या होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया, या फिर बैंक में रखा हुआ है सेविंग अकाउंट में पैसा, या फिर आरडी है, तो बहुत से केसेस में हमें अपने पैसे पे यानी कि इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं एज अ इंटरेस्ट। तो वो भी क्या बनता है हमारी, वही बनती है हमारी इनकम, और उस पर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। इसके बाद क्या आता है, डिविडेंड्स। डिविडेंड में भी टैक्स लग सकता है। अब डिविडेंड क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा। जब भी एक पर्सन प्रॉफिट जनरेट करता है, प्रॉफिट बोल रहा हूं सॉरी, जब भी एक पर्सन स्टॉक मार्केट में या फिर इक्विटीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस कंपनी में एक पार्टिसिपेट बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जब भी वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी तो वो अपना एक प्रॉफिट का हिस्सा शेयर कर सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोल के चलते हैं। यानी कि डिविडेंड वो इनकम होती है जो हमें स्टॉक्स के बदले मिलती है अगर हमने अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले रखे हैं तो, और अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है तो ये हो गया हमारे पास डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं किसी ने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर ले रखे हैं, इन्फोसिस के शेयर ले रखे हैं, तो अगर वो कभी भी डिविडेंड देंगी तो डिविडेंड मिल जाता है। तो ये भी टाइप का इनकम होता है स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट से। अब हमारे पास आता है अगला फॉर्म जिसको क्या बोलते हैं, रेंट। अब रेंट तो शायद आप लोग पहले से जानते होंगे, है ना। इनमें से मैक्सिमम जब जानते हो, रेंट क्या होता है, जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं, किराया लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेंटल इनकम या फिर रेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेंट की बात। यानी कि जब भी हम कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, उसको देते हैं किसी पर्सन को, अपनी लैंड देते हैं काम करने के लिए, तो उसके बदले हम जो चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल गेन। ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है किस चीज का, स्टॉक मार्केट का। मैंने भी आप लोगों को डिविडेंड समझाया कि स्टॉक मार्केट में डिविडेंड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मैंने इन्फोसिस के शेयर लिए और इन्फोसिस कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, मतलब उस प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा। दूसरी चीज क्या मिलती है हमें,
कैपिटल गेन का बेनिफिट, बात है कैपिटल गेन का बेनिफिट, अरे भाई वो शेयर का प्राइस ऊपर भी तो जाएगा, और अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है तो उनका पता है क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन, यानी कि डबल बेनिफिट होता है जब हम अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो डिविडेंड भी मिल सकता है और कैपिटल गेन का बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि जब उसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सेम ऐसे ही जब हम कोई भी रियल एसेट खरीदते हैं, रियल एस्टेट एसेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई लैंड खरीद ली, कोई बिल्डिंग खरीद ली, कोई मशीनरी खरीद ली, और अगर उसके रेट ऊपर जाएंगे तो भी मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल गेन मिलेगा। यही नहीं, अगर हमारे पास कोई आर्ट है और उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो वो भी हमें फ्यूचर में सेल करने के बाद कैपिटल गेन ही देके जाएगा। यानी कैपिटल गेन का सिंपल सा मतलब है कि आपने कोई एसेट रखी हुई है, आप उस एसेट को फ्यूचर में बेचोगे तो फ्यूचर में जो आपको बढ़ा हुआ प्राइस मिलेगा ना उस एसेट का, वो एज अ कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता है। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, पेंशंस एंड एन्युइटीज। बहुत से लोगों को पेंशंस मिलती है ना, रिटायरमेंट के बाद, तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। एन्युइटी ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी बहुत कम लोगों को पता होगा। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपनी कोई भी चीज पेटेंट करवा लेते हैं, ट्रेडमार्क ले लेते हैं उसका, तो ऐसे केसेस में, फिर कॉर्पोरेट ले लेते हैं, ऐसे केसेस में हमें क्या मिलता है, वहां से रॉयल्टी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कोई बुक लिख दी फ्यूचर में, अब जब मैं बुक लिख दूंगा और उस बुक को पब्लिश कर रहा हूं, तो जब तक वो बुक मार्केट में सेल होती रहेगी तब तक मुझे एक प्रॉफिट का एक एज अ रॉयल्टी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। ऐसा बहुत सी चीजों से मिलता है। हो सकता है भाई कोई सिंगर कुछ गाने गा दे, तो वो गाने जब तक चलते रहेंगे, चाहे वो डीजे पे चले, ठीक है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर ऐप पे चले, किसी पर्टिकुलर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे चले, तो ऐसे केसेस में उन्हें रॉयल्टी मिलती है उन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए, क्योंकि वो उनका गाना यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास रॉयल्टी। तो उम्मीद है आपको ये 7 के 7 सोर्सेज ऑफ इनकम समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी भी डाउट रह गया हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसे वहीं पे डिफाइन कर दूंगा, वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, 7 इनकम टाइप्स हो गए। अब समझते हैं इनकम 2 प्रकार के और होते हैं। एक होता है अर्नड इनकम, दूसरा होता है अनअर्नड इनकम। अब अर्नड इनकम का मतलब क्या है, भाई जो हमने कमाई हो, और अनअर्नड इनकम बात जो हमने ना कमाई हो। मतलब ऐसी भी इनकम होती है जो हमने ना कमाई हो, बिल्कुल होती है। ठीक है, दिखाता हूं कैसे। जैसे सैलरी एंड वेजेस क्या होती है, अर्नड इनकम, हम कमाते हैं, हम काम करेंगे जब भी सैलरी आएगी, हम मजदूरी करेंगे जब भी दिहाड़ी आएगी, है ना, वेजेस भी तभी आएंगे। तो दोनों क्या है, अर्नड इनकम। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस करने पे मिल रहा है, तो ये भी एक कमाई हुई इनकम है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हमें कमाना नहीं पड़ रहा। ठीक है, इंटरेस्ट के लिए क्या किया, हमने अपने बचाए पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, इंटरेस्ट आया, क्या हमने कमाया, बिल्कुल नहीं। डिविडेंड्स, कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, पैसा आ गया, ये भी अर्नड इनकम का पार्ट है। रेंट, हमने काम नहीं किया इसके लिए, एक प्रॉपर्टी थी, किसी को दे दी, उसके लिए चार्जेस लेने शुरू कर दिए उससे, रेंट, कमाया नहीं है पैसे को। कैपिटल गेन, हमने नहीं कमाया है, अपने आप में उसकी वैल्यू बढ़ी है उस पर्टिकुलर एसेट की। ऐसे ही पेंशंस, कमाई थोड़ी ना है, ये तो पार्ट होता है ट्रांसफर इनकम का। अगर आपको ना पता हो तो इनकम भी 2 तरह की होती है, जैसे ये है ना, ऐसी 2 कैटेगरी और होती है। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है हमारे पास अर्नड इनकम, होता है ट्रांसफर इनकम। इसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके घर में कोई भी आपका रिलेटिव आया हो, मामा वगैरह आए हो, है ना, नाना वगैरह आए हो, उन्होंने आपको कुछ पैसा एज ए गिफ्ट दिया हो जाते वक्त, कितना खुश होते हैं ना आप उसके बाद। ठीक है, तो वो एक ट्रांसफर इनकम होती है जो आपको कमानी नहीं पड़ी, आपको मिली है। ठीक है, एज अ गिफ्ट। क्या आप ये बोलोगे क्या हमने कमाया है पैसा, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो वो ट्रांसफर इनकम का पार्ट होता है, यानी कि अनअर्नड इनकम होती है एक टाइप की। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसफर इनकम। इसके बाद एक चीज और देखते हैं, तो उम्मीद है ये भी ट्रांसफर इनकम हो गया। पेंशन और एन्युइटी, ये भी ट्रांसफर इनकम। रॉयल्टी, ठीक है, इसके लिए आपने काम किया था, बट ये कि एक बार अपने काम करके छोड़ दिया, फिर भी पैसा मिलता जा रहा है, तो ये भी तरह का ट्रांसफर अनअर्न इनकम हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरह से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना ये। जिनको नहीं पता बता देता हूं, एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि जब हम काम करें तभी पैसा आ रहा है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, हमने एक बार काम कर दिया और छोड़ दिया, उस काम से लगातार पैसा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, जब तक ये वीडियोस चलती रहेंगी मेरे पास डॉलर्स की फॉर्म में रिवेन्यू आता रहेगा। ये भी क्या होगा, रहेगा पैसिव इनकम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही और भी तरीके होते हैं पैसिव इनकम जनरेट करने के, बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, पर अभी हमें इतना ही समझना था। उम्मीद आपको सारे टाइप्स ऑफ इनकम समझ में यहाँ पे आ गए हैं। अब आगे समझेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो समझते हैं एग्रीकल्चर इनकम को। तो एग्रीकल्चर इनकम जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर से कमाई हुई इनकम। अब प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, जहां पे हम या तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं या फिर लाइफ स्टॉक में इन्वॉल्व होते हैं, कि भाई लाइफ स्टॉक के जरिए
ये हम फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं क्या, सॉरी हम जो है मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, डायरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सब पार्ट होता है किसका, एग्रीकल्चर इनकम का ही। इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती है एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट, जहां पे नेचुरल रिसोर्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स वगैरह, ठीक है, जहां पे डायरेक्ट हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल। तो एग्रीकल्चरल इनकम, तो एग्रीकल्चरल इनकम encompasses the earnings derived from agricultural operations। तो एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब क्या है कि वो इनकम जो हम कमाते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के जरिए, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, जिसमें कल्टीवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने क्रॉप्स वगैरह, जैसे कल्टीवेशन ऑफ लैंड, हमने क्रॉप्स वगैरह उगा दिए, ठीक है, उसको बाद में सेल कर देंगे, जब वो अनाज उग जाएगा उससे क्या आएगा, पैसा आएगा, तो वो इसका पार्ट होता है। रियरिंग लाइफ स्टॉक, ठीक है, लाइफ स्टॉक को रियर कर सकते हैं। अब रियरिंग लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है कि एक बार जो भेड़ वगैरह है ना, हम उसमें से वूल निकाल सकते हैं, उस वूल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसे बेच सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल, या फिर उसे कपड़े वगैरह बना के सेल कर सकते हैं, तो वो भी क्या बन जाती है, एक एग्रीकल्चरल इनकम बन जाती है। और रियरिंग लाइफ स्टॉक एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज किसका पार्ट होती हैं, एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट ही मानी जाती है। एक मिनट वेट करना, अब आगे लिखते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम इज कैटेगराइज्ड बाय इट्स डायरेक्ट लिंकेज टू लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो कहां से होती है, जमीनों से, है ना, क्योंकि बिना लैंड के हम एग्रीकल्चरल इनकम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उसके लिए लैंड की बहुत जरूरत है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज की सीजनल वेरिएबिलिटी, हाँ सीजन पे भी डिपेंड करता है ना, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब साइंस पढ़ रहे थे आप लोग, एसएसटी पढ़ रहे थे, है ना, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, ठीक है, वहां आपने पढ़ा होगा कि वहां पे सीजनल फार्मिंग होती है, यानी कि सीजनल प्रोडक्शन करते हैं हम अनाजों की, हर अनाज हम हर टाइम नहीं उगा सकते, ठीक है। एंड सस्पेक्टेबिलिटी टू वेदर कंडीशंस, इसका मतलब वेदर कंडीशंस पे भी फार्मिंग डिपेंड करती है, अगर वेदर अच्छे रहेंगे तो बहुत बढ़िया, बुरे हो गए तो भाई सारी फसल बर्बाद। फॉर एग्जांपल जैसे हम इरिगेशन ही करते हैं, इरिगेशन को लेकर बहुत से लोग जो है ना बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो होता क्या है कि कई बार बारिश कम हो गई तो फसल सूख गई, वहां दिक्कत आ गई, बारिश ज्यादा हो गई तो फसल बहा देगी, वहां दिक्कत हो गई। तो ऐसे केसेस में फार्मिंग को लेकर बहुत सी दिक्कतें आती हैं अगर वेदर कंडीशन या फिर इन्वायरमेंट कंडीशन सही नहीं है। तो पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े कई बार वो भी फसल को बर्बाद कर देते हैं। एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, और मार्केट फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि भाई डिमांड और सप्लाई कैसी है, उनके हिसाब से भी फार्मर्स को नुकसान या फायदा हो सकता है। वैसे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है खासकर एग्रीकल्चरल इनकम को, ठीक है, और एग्रीकल्चरल रेवेन्यू को। आप लोगों ने एमएसपी सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो एक काम देता हूं, मेरे को आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, और इससे होता क्या ये भी मुझे बताओगे। तो देखते हैं कितने लोगों को पता है, और इसके ऊपर तो भी आंदोलन भी बहुत सारे चल रहे थे बीच में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, कि टैक्सेशन क्या होता है एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया, कि टैक्सेशन का बेनिफिट क्या है एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर। तो आपको बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में सौंप रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स इंपोज कर सकती है। और आपको एक चीज बता दूं कि सेंट्रल की तरफ से एग्रीकल्चरल इनकम पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, यानी कि एक टैक्स फ्री इनकम जनरेट होता है एग्रीकल्चर से। बात ये ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो एग्रीकल्चर को हम लोग टैक्स फ्री छोड़ देते हैं, यहाँ पे टैक्स ही लेते लोगों से। उसका एक मेन रीजन है क्योंकि फार्मर्स अभी बहुत कम है, फार्मर्स और बढ़े, प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़े, यानी कि जो एग्रीकल्चर या फिर जो फार्मर्स हैं वो थोड़ा सा अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंस में आए कि उनको ज्यादा इनकम मिलेगी, गवर्नमेंट टैक्स भी नहीं ले रही है, गवर्नमेंट फायदा पहुंचा रही है उन्हें। तो ऐसे केसेस में फार्मर्स को मोटिवेट रखने के लिए ये चीज की गई थी, ठीक है, कि एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री छोड़ा गया है। वही चीज यहाँ पे देखोगे, एज पर सेक्शन 10(1), जो आप सेक्शन 10(1) पढ़ोगे ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, यानी कि वो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। द एक्ट डिफाइंस एग्रीकल्चरल इनकम एज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। अब इसमें हम वो इनकम मानते थे लैंड से आई है, लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, इंक्लूडिंग 3 चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। पहला, रिवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि जब भी हम लैंड पे किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे किसी अनाज का, गेहूं, चावल, ठीक है, गन्ने, कोई भी अनाज जिसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर के जरिए, ठीक है, तो उस पे उससे जो भी रिवेन्यू आएगा उसको बेचने के बाद उस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये इसका पार्ट हो गया। दूसरा, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, अगर किसी ने एग्रीकल्चरल लैंड को रेंट पे दे रखा है, रेंट पे किसी ने फार्मिंग के लिए, ठीक है, और बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, वैसे आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, बिल्डिंग फॉर द, ये लिखा है ना बिल्डिंग ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, पहली बात तो एग्रीकल्चरल लैंड पे बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं होता,
ठीक है। लेकिन हाँ, अगर फार्मर चाहे तो वो अपने यूज के लिए बना सकता है, लेकिन वो किसी भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये चीज इलीगल होती है। वही चीज यहाँ पे है कि रेंट रिसीव जो होगा एग्रीकल्चरल लैंड से, ठीक है, वो भी हमारे इनकम का पार्ट बनेगा एग्रीकल्चरल इनकम के। तीसरा, इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग्स, जो फार्म बिल्डिंग्स है वहां से जो इनकम आएगी, मशीनरी है एंड इरिगेशन फैसिलिटीज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, ये सब कहीं ना कहीं इनकम का पार्ट बनेगा और ये सब इनकम टैक्स के अंदर आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, और इसको फ्री रखा गया है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आगे समझाऊंगा अभी आप लोगों को, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो टैक्स फ्री कर दिया एग्रीकल्चर को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को फिर भी परमिशन हो चाहे तो टैक्स लगा सकती है, तो इसको बोलते हैं डुअल टैक्सेशन सिस्टम, जो मैंने लास्ट फॉर्म में डिफाइन भी किया है डुअल टैक्सेशन को, कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स बन सकते हैं किनके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि टैक्स इंपोज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ स्टेट्स टैक्स लगा भी दे और कुछ स्टेट टैक्स ना लगाए, ठीक है। अब चैलेंजेस समझते हैं, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। अब चैलेंजेस क्या है टैक्सेशन को लेके इस चीज की वजह से? पहला, टैक्स इवेजन। भाई बहुत से लोग टैक्स चोरी करेंगे, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चर शो करके वहां पे टैक्स को बचा सकते हैं और टैक्स को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। दूसरा, लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं इनिशियल स्टेज से ही, कि कैसे हम अपनी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में दिखाएं ताकि हम कम से कम टैक्स भरें और ज्यादा प्रोडक्ट को एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट दिखा के वहां पे टैक्स ना भरना पड़े, तो टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तीसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जिनके पास बड़ी बड़ी फार्म्स हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जमींदार्स, ठीक है, वो जो प्रोडक्शन करेंगे उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका बेनिफिट कुछ अमीर लोगों को भी हो सकता है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है, जो शायद टैक्स भर भी सकते थे पर फिर भी उन्हें इस एग्जेम्पशन की वजह से फायदा मिलेगा कि उन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला, तो इससे जो गवर्नमेंट करना चाह रही थी कि हम छोटे फार्मर्स को एक तरह से मोटिवेट करेंगे या फिर इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े, वो मोटिव खत्म हो जाएगा, इसी को बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है डुअल टैक्सेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेट चाहे टैक्स लगा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज क्रिएट करती है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और कॉन्फ्लिक्ट भी आता है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे कि जहां पे तुमने बात की टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में कि सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन से थे, मैंने सब डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा एग्रीकल्चरल इनकम के साथ टैक्स का क्या रिलेशन है, क्या टैक्स लगेगा या टैक्स नहीं लगेगा, और टैक्स कौन सी गवर्नमेंट ले सकती है कौन सी गवर्नमेंट नहीं ले सकती, और फिर टैक्स को लेके चैलेंजेस कौन कौन से आएंगे। तो ये सारे पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आए हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, उतार लो।